नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया न्यूज और पोलस्टेट का साप्ताहिक सर्वे लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हम हर हफ्ते देश के अलग अलग इलाकों में जनता का चुनावी मूड खंगालने की कोशिश करते हैं। हफ्ते भर के ताजा मुद्दों पर हम लोगों से सवाल भी पूछते हैं। पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं, इसलिए इंडिया न्यूज और पोलस्टेट आपके लिए सबसे अपडेटेड सर्वे लेकर आया है। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको सर्वे के नतीजे बताएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अजीत कटारिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हमारा पहला सवाल। नौकरियों और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है? सर्वे में शामिल 24.68% लोग मानते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा है, जबकि 17.67% लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खराब बताया। वहीं सर्वे में शामिल 51.13% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। सर्वे में शामिल 6.52% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 51.13% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। तो नौकरियों और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है? जब हमने ये सवाल पूछा तो सिर्फ चुनावी वादा कहने वाले लोग 50% से ज्यादा हैं। 51.13% लोगों ने बोला है कि ये सिर्फ चुनावी वादा है। हमारे साथ अजीत कटारिया जी भी मौजूद है, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। कटारिया जी, 52% लोगों को लगता है कि ये महज एक चुनावी वादा है। कैसे देखते हैं? ऐसे लोगों को भरोसा कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए दीपक जी, मैं आपके सर्वे पे कोई नहीं है कि चुनावी वायदे इतने पिछली सरकार ने इतने कर दिए थे। 15-15 लाख रुपए की घोषणा जो की थी, उनको एक जुमला बता दिया गया था। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा कम हजम ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ये वादा भी पिछली सरकार की तरह कहीं कोई झूठा ना हो जाए। 15 लाख रुपए हमारे खाते में आने थे और हमें 2 करोड़ रोजगार मिलने थे। इस तरह की बातें जो पिछली सरकारों ने, जो पिछले प्रधानमंत्री जी नहीं, ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहा है ना। पिछली सरकारों ने क्या किया उसका भूल जाइए। आज के आपके चुनावी घोषणा पत्र, जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है, कांग्रेस ऑफिशियली इस पोलस्टेट के सर्वे पर उन्होंने अपने प्रवक्ता को भेजने से इनकार कर दिया है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है, अगर कांग्रेस पार्टी पर लोग भरोसा ही नहीं करेंगे, उनके वादों को सिर्फ चुनावी वादा मानेंगे, तो फिर आपको वोट कैसे मिलेगा? आगे जैसे जैसे प्रचार होगा लोगों की समझ में आएगा कि ये वायदा कोई। सर 6 दिन बाकी है पहले फेज के। बिल्कुल, आज भी 6 दिन बाकी है लोगों के। अब मानते हैं दीपक जी, सब मानते हैं कि राहुल गांधी जी जेंटलमैन आदमी है। जो वादा करते हैं वो 99% निभाने का वादा करते हैं। अभी आपने तुरंत देखा होगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने खड़े होकर एक भाषण दिया था कि अगर 10 दिन के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री हमारी सरकार का बनेगा, वो अगर वायदा नहीं पूरा। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में सिर्फ कुछ ही किसानों की कर्ज माफी 22 लाख किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। आपने मुख्यमंत्री बता वहां पर, ये बताइए दीपक जी। 22 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो चुका है। 28 लाख किसानों का कर्जा होने का प्रोसेस शुरू है। 1 मिनट, आपने 10 दिन कहा था, 100 दिन हो चुके हैं कटारिया जी, लेकिन 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन के बाद भी आप सिर्फ 22 लाख की बात कर रहे हैं। सभी का नहीं हुआ है। चुनाव आचार संहिता लगने से प्रोसेस में ढिलाई कुछ हो गई है। 28 लाख तो ढिलाई गलती आपकी है ना। आपको पता था चुनावी आचार संहिता लगने वाली है। आपको पता था चुनावी आचार संहिता लगने वाली है, यानी आपने किसानों की आंख में धूल झोंका मध्य प्रदेश में। दीपक जी, प्रोसेस इतना कठिन है, माफ करने कठिन है तो फिर सरकार में क्यों बैठे हैं आप? अगर आपको कठिन को सरल करना नहीं आता तो आप सरकार में क्यों बैठे हैं? मुझे ये बताइए, अगर आपको प्रोसेस को कठिन से सरल करने नहीं आता तो फिर आप गवर्नेंस किस बात की कर रहे हैं? 22 लाख लोगों का कर्जा 10 दिन नहीं 2 दिन के अंदर माफ हो गया था। आप मुझे बताओ। मैं कल मध्य प्रदेश में था। देखिए, कल कमलनाथ जी ने माना जो हुआ फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुआ है, जो हुआ है फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुआ है। तो आपका जो 10 दिन
के अंदर चुनावी दो दिन में उनके आदेश करने का वादा था, वो गलत था। दीपक जी, 2 दिन के अंदर अंदर आदेश पारित हो गया था। प्रोसेस जो होगा वो उसमें 15 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन आदेश जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी, अगले दिन बैठ के उन्होंने सभी किसानों के कर्जा माफ करने के साइन कर दिया था। राहुल गांधी ने बिना प्रोसेस की जानकारी के ही 10 दिन का वादा कर दिया। 2 दिन में 10 दिन के अंदर हम साफ कर देंगे, 22 लाख लोगों 10 दिन के अंदर हम किसानों का साफ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी को सरकारें कैसे चलती है इसकी जानकारी नहीं है। 22 लाख लोगों का तो 2 दिन के अंदर अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। कमलनाथ जी ने जैसे ही शपथ ली थी, उसके अगले ही दिन पहली मीटिंग में सबसे पहले एक ही घोषणा की थी कि सभी किसानों का जो भी 2 लाख रुपए तक का कर्जा है वो सभी किसानों का माफ किया जाएगा। और आज से ही इस पे मैं ये पहले साइन उन्होंने किसानों की कर्जा माफी पे किए थे। आपको बिल्कुल, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, ये आपको बिल्कुल ज्ञान है इस बात का, लेकिन आप अभी क्या पता नहीं बताना चाह रहे हो हमारे सामने, वो अलग बात है। आपसे ज्यादा समझदार नहीं है। सामने बताता हूँ, ठोक कर बोल रहा हूँ बिल्कुल। राहुल गांधी को क्या किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो उन्होंने 10 दिन का वादा क्यों किया? और अगर 10 दिन की बात थी, और अगर 10 दिन की बात थी, राहुल गांधी तक का वक्त आपको क्यों लग गया? आपको बता रहा हूं, किसानों की कर्ज माफी देने में, और अभी तक पूरे किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हुई? किसानों का कर्जा माफ मैं आपके न्यूज चैनल पर, जिसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आज मैं इंडिया न्यूज पे ये वायदा नहीं कर रहा, मैं विश्वास कर रहा हूं कि 22 लाख लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे का जो मुआवजा ब्याज था, वो था अपना कर्जा, वो माफ का कर्ज विद ब्याज। देखिए 2 लाख रुपए तक का तो जिन्होंने लोन लिया था उस पर जो ब्याज था वो भी पूरा माफ कर दिया गया है, पूरा का 22 लाख होगा। 28 लाख लोगों का अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें आचार संहिता लग गई थी पिछले महीने, इसमें क्या नाम है, जनवरी के महीने में, आखिरी फरवरी में, मार्च में आचार संहिता लगी है, ये भी फैक्ट मार्च के आगे, पिछले 7 मार्च 10 मार्च के आसपास। उसके बाद जब जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी, उसके बाद आप कोई भी साइन नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने कल ये बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अजीत कटारिया जी, थोड़े जब आप टीवी पर बैठे, प्रोसेस नहीं, टीवी पर आप बैठे तो आप फैक्ट चेक कर लीजिए, करिए। साइन तो उन्होंने पहले दिन कर दी थी, अगर पहले दिन उन्होंने प्रोसेस नहीं हो सकता, आप मानिए। तो फिर राहुल गांधी को प्रोसेस की जानकारी नहीं थी, उन्होंने बिना जानकारी लिए गलत सलत अपना चुनावी वादा कर दिया। दीपक जी, इसलिए आपके चुनावी वादे पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। दीपक जी सुनिए मेरी बात, 22 लाख लोगों में कोई कठिनाई नहीं थी पास होने में, जिनमें थोड़ी सी कोई कटारिया साहब या किसी तरह की सोचने में लगे, अरे शर्मा जी जवाब नहीं है। शर्मा जी सुनिए मेरी बात, आपकी तरह 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ का जुमला वो नहीं दिया था, जो कहा था वो किया है और करके दिखाया है। आप मानिए ये बात, आपकी तरह शर्मा जी इन्होंने करके दिखाया है, करके दिखाया क्या? 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश ने तो 15 लाख शर्मा जी मेरा सवाल आपसे है, आपकी उत्तर प्रदेश की कर्ज माफी भी कुछ इसी तरह की थी। में बैठे हो जी, नहीं सुन लीजिए दीपक जी, आप उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड लिखवा लीजिए, वहां पर जिन लोगों के हमने कर्ज माफी की बात की थी उन सारे किसानों की कर्ज माफी हो चुकी है। बिल्कुल झूठी बात, आप एक मुझे केस दिखा दीजिए। बिल्कुल झूठ है शर्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई कर्जा माफ एक आदमी का भी आपने कहा था, गन्ने का भाव जो है, गन्ने का पैसा, और ये जो 8,000 करोड़ साहब बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में, कटारिया साहब 8,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का बकाया है। गन्ना किसान आंदोलन किया, उन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई, आप लोगों ने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, 8,000 करोड़ रुपया आज तक भी नहीं दिया आप लोगों ने उनका 8,000 करोड़ रुपया। आप मानिए कोई किसान, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, कम से कम एक बात तो मानिए आप, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ मध्य प्रदेश में हुआ है और 28 करोड़ का प्रोसेस चालू है। सर्वे दिखा रहा है, सुन लीजिए बात, 28 करोड़ का, वो सॉरी 28 लाख का, 28 लाख लोगों आप चुप कराए तो मैं जवाब दे दूं। मैंने जवाब दे, शर्मा जी जवाब दीजिए, शर्मा जी जवाब दीजिए। जब आप उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी करने गए थे तो आपको भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और उत्तर प्रदेश में किसान का ही माफ नहीं किया। 100 रुपए की कर्ज माफी हुई, किसी की 1,000 की हुई, 100 रुपए के चेक भिजवा दिए थे आपने, 100 रुपए के चेक भिजवा दिए थे शर्मा जी आपने।
हमने तो 2 लाख रुपए तक की बात की थी, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ। मैं तो मैं आपको अभी मैं इनके मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट दिखाऊं? दिखा दीजिए। 2-2 रुपए के कर्ज माफ हुए? बिल्कुल दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। 2-2 रुपए के दिखाइए तो मैं अभी सर्टिफिकेट पर लाके दिखा देता हूं। दिखा दीजिए सर। सर्टिफिकेट दिखाऊं? दिखा दीजिए। आपके पास दिखाने को कुछ है ही ये नहीं ना। कह रहे हैं दिखा दीजिए, दिखाइए शर्मा जी, आप। दिखा दीजिए, ब्रेक में मैं आपको दे दूंगा। दिखा दीजिए आप। दिखा दीजिए। आपके पास दिखाने को कहने को आपको कुछ है नहीं चुनौती दे रहे है। हैं, दिखा दीजिए। आपको झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है शर्मा जी। शर्मा जी आप दिखा दीजिए। आप बिल्कुल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जाना होगा बस। एक किसान का कर्जा आपने माफ नहीं किया, जिस सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया मध्य प्रदेश में, आप उसको मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल दिखा दीजिए। आप अगले कमरे तक जाना होगा, बस इतना। आप ब्रेक में, शर्मा जी आप ब्रेक में जा सकते हैं, आप ब्रेक में जा सकते हैं। 2 रुपए का चेक मैं अगला सवाल लेता हूं। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। 1 मिनट, आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है कि क्या घोषणा पत्र के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करेंगे? हमने जब जनता से पूछा, पोलस्टेट के सर्वे में जनता से पूछा गया कि क्या आप घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को वोट करेंगे, तो हाँ जो लोगों ने कहा वो 33.14% थे। नहीं कहने वाले 53.72% थे, और कह नहीं सकते ये कहना था 13.14% लोगों का। यानी नहीं कहने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी कि वो घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। यानी आपका 72,000 का जो वादा था उस पर तो जनता ने मोहर लगा दी है हमारे सर्वे के हिसाब से कि 72,000 रुपए आप सालाना दे दीजिए, लेकिन उसके बाद भी जनता आपको वोट नहीं करेगी। दीपक जी, ये आपका अपना अंदाजा हो सकता है कि वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इस देश में जब से राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की बात करी है 72,000 रुपए की, तब से लोगों में एक नया उत्साह है, अच्छा, नया जोश है। सिर्फ समझने के लिए मुझे बता दीजिए कि न्याय योजना है क्या? न्याय योजना देखिए, आप राहुल जी ने बहुत विस्तार से समझाया था आप कि 6,000 रुपए पर बंद पर व्यक्ति, जो कि 5 करोड़ जो गरीब नहीं, पर व्यक्ति का मतलब जो गरीब लोग हैं। अब आपको और हमें थोड़ा 6,000 मिल जाएंगे। जो गरीब लोग हैं 5,000 करोड़ परिवार, 5,000 करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोग, 5,000 करोड़ परिवार, 5,000 करोड़ रुपए परिवार, 5 करोड़ परिवार जिनको 6,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, और 25 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, और पूरे साल में उनको 72,000 रुपए दिया जाएगा। 6,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। और ये राहुल जी ने जिस दिन पहले दिन बैठे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें विस्तार से उन्होंने बताया था कि हम ये देने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसका एक और मैं बताऊं, क्या जो बिल्कुल नहीं कमाता है उसको ये 6,000 रुपए दिए जाएंगे? देखिए, वो एक सर्वे होगा, वो सर्वे डाटा भी है, सेंसस का डाटा सरकार के पास है। सेंसस का सरकार के पास, देखिए सेंसस भारत सरकार के पास क्या डाटा है, मुझे बताइए ना, डाटा क्या है? गरीबी रेखा, देखिए वो एक सर्वे होगा, वो सर्वे डाटा भी है, सेंसस का डाटा सरकार के पास है। सेंसस का सरकार के पास, देखिए सेंसस भारत सरकार के पास क्या डाटा है, मुझे बताइए ना, डाटा क्या है? गरीबी रेखा जी ये तो बताइए वो डाटा क्या है? गरीब लोगों का डाटा सरकार के पास, गरीबी रेखा कौन सा ऐसे सर्वे हुआ है जिसमें ये डाटा सरकार के पास है? ये 6,000 रुपए पर व्यक्ति दिए जाएंगे, और इस पे मोहर लगाने का काम रघुराम राजन, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने ये कहा ये स्कीम लागू हो सकती है धरातल पर। ये स्कीम लागू होने के 60% चांस है। बस एक बात है कि नीयत साफ होनी चाहिए, जो राहुल जी की नीयत बिल्कुल साफ है। बिल्कुल अभी चांस है, जब आपके कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा, आप चांस ही कह रहे हैं। नहीं, रघुराम के लिए भी ये जुमला है। रघुराम राजन जी ने कहा है कि ये बिल्कुल हो सकती है। मैंने बताया था आपको, नीयत देखिए 15 लाख रुपए का जुमला था, उसमें नीयत नहीं थी उनकी। राहुल जी ने बहुत ही एक, देखिए राहुल जी ने, अच्छा मुझे बताइए, उन्होंने बताया था कि पिछले 6 महीने से योजना है कि आप 6,000 हर परिवार को ऐसे ही दे देंगे? नहीं, परिवार की बात नहीं यार, आदमी की बात है। परिवार को तो 25 करोड़ आदमियों की बात है। हाँ बिल्कुल, 25 करोड़ आदमियों को, बिल्कुल 5 करोड़ परिवार, 5 करोड़ परिवारों को है, जिसमें लाभ मिलेगा 25 करोड़ लोगों को। और उसके अलावा सुनिए, राहुल जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमने एनालिसिस टीम बैठाई, 3 से 4 महीने के बीच में हमने पूरा सर्वे कराया है, पूरा सरकार का जो लेखा जोखा है उसमें ये स्कीम लागू करने की बात की है, और ये लागू करके हम रहेंगे। और राहुल जी देखिए, मैं बताता हूं आपको, राहुल जी हैं जेंटलमैन,
और भाजपा वाले हैं मेंटल मैन। ये कुछ भी कह देते हैं, 15 लाख कह देंगे, 2 करोड़ रोजगार कह देंगे, और क्या नाम है, पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखा देंगे, क्या क्या सपने दिखा देंगे। राहुल जी ने वो नहीं दिखाए। राहुल जी ने जो बात धरातल पे पूरी हो सकती है वही वायदे किए हैं, और वो वायदे राहुल गांधी जी 23 मई के बाद जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे वो वायदे पूरे करने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। आपको लगता है कि वो 23 मई के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे? निश्चित तौर पे। कमाल करते हो आप। मैं आप कमाल दीपक कर रहा हूं, जी, मैं तो आपसे आप पूछ इतने रहा हूं। बड़े पत्रकार अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा कटारिया हूं जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दीपक जी बिल्कुल आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे। 23 मई के बाद राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के विकास को आगे ले जाने का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों की समस्याएं हल करने का आपके सामने सारा काम करके दिखाएंगे। उन्होंने ये वायदे किए हैं कटारिया और जी, पूरा करके 23 दिखाएंगे। तारीख के बाद इनकी कटारिया तरह जी हम कह रहे जुमले हैं, नहीं, शर्मा जी, शर्मा जी कटारिया जी जुमले का नहीं बयान कहेंगे। साफ है, बीच में मत बोलिएगा, मैं आप ठीक है। दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है। कटारिया जी, उनका बयान साफ है कि 23 तारीख के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शर्मा जी आपको कुछ दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए ना, डेट देख लीजिए ना, आप उसमें देख लीजिए, डेट देख लीजिए ना। ये किसानों का आपने जो माफ किया है सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, देख लिए। ये राशि है, आप पढ़िए, 1042 रुपया। आप 2 रुपए बता रहे थे अभी तो। ये देखिए अभी बदल गए, आप 2 रुपए बता रहे थे आप तो। का ये कमलनाथ जी ने माफ किया है। हाँ सुन शर्मा जी लीजिए आप ना। 2 रुपए बता रहे थे, मैं तो आपको आगे बता रहा हूं अभी साहब। 2 लाख पे भी आ जाओगे आप। अभी आपको 1000 रुपया किसान नहीं, कर्ज नहीं, लेता है क्या? इस तरह के सर्टिफिकेट पता नहीं क्या होंगे आपके यहाँ। मैंने 2 लाख के सर्टिफिकेट पढ़ के बिल्कुल। दिखाना भैया, कैमरे में कोई 1000 रुपए का वो फोकस नहीं। कर दीजिए, बिल्कुल थोड़ा नहीं। फोकस कीजिए, बिल्कुल थोड़ा ये फोकस झूठे- कीजिए। कटारिया नहीं, साहब नहीं, को आईना तो आपने जबान से 2 रुपए कहा था। दीपक जी बैठे हैं यहाँ साहब को आईना तो पे, दिखाइए आपने जरा। कहा था 2 रुपए के। बहुत बड़े समर्थक है नहीं, ये, नहीं। इनको दिखाइए जरा। बिल्कुल नहीं, नहीं वो भी है, वो भी केसेस है। बिल्कुल ये नहीं। और आपने- मैं और दिखाता हूं, आपने ये भी तो- सर्टिफिकेट देखिए। आपने अपनी ये भी जबान से ये सर्टिफिकेट दिखाना भैया। 2 रुपए बोला ये था आपने एक- शर्मा जी, 1040 रुपए का। आप 2 रुपए से 1000 रुपए पे आ गए। 1040 चोरी रुपए पकड़ी का। गई। आपको झूठ बोलने की आदत और हो क्या गई। कटारिया जी, क्या आप ये मानते हैं कि 1000 रुपए के कर्जे माफ हुए मध्य प्रदेश? नहीं 2 आप लाख ये मानते हैं कि रुपए। 1000 रुपए के कर्जे माफ हुए? देखिए 2 लाख रुपए तक के कर्जे सबके माफ हो जाएंगे। 22 लाखों लोगों के कर्जे माफ हो चुके जिनका सर्टिफिकेट घर पहुंच गया है। आप- और 28 लाख नहीं कल- आप 2 लाख बोल रहे हो, यहाँ देखिए, कमलनाथ जी ने 1000 कल- रुपए माफ हुए हैं। कमलनाथ जी ने 1000 रुपए माफ हुए हैं। 2 लाख आप झूठ बोलने के शर्म नहीं आई 2 आपको लाख कटारिया तक के साहब? कर्जे, शर्मा जी 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ हो गए। हैं? ये 2 लाख रुपए दिख आप रहे अपनी हैं। दुरुस्त कर लीजिए जानकारी। 1000 कौन किसान कर्ज लेता है? बिल्कुल 2 लाख रुपए ये हुए हैं, 2 कटारिया लाख जी रुपए। कर्ज लेते हैं, अजीत कटारिया 1000 का कर्ज लेते हैं। 2 लाख राहुल रुपए का गांधी कर्जा जैसा माफ, किसान 2 करता लाख है। रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। बिल्कुल ये इसका जवाब दीजिए आप पहले। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। शर्मा जी कम झूठ बोलना बंद कीजिए कटारिया आप साहब। कर दीजिए ये बंद। देश है। लोगों का इसी में जनता फर्क का लोगों सर्वे को झूठा। अच्छा, मैं आप आप देना, ये दोनों आप- मैं आप आप दोनों को बंद कर दीजिए। रोकूंगा। एक ब्रेक का बात हो गया है और ब्रेक के बाद हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे और ये जानेंगे कि कौन घोषणा पत्र के वादे पूरे कर सकता है, देश की जनता किस पर विश्वास जताती है और कौन इस रेटिंग में सबसे आगे होगा, ये जानेंगे अब ब्रेक के बाद। आइए सबसे पहले आपको 2 सवाल दिखा देते हैं जो हमने कुछ देर पहले जिन पर बहस की थी और जिनके परिणाम आपके सामने रखे थे। पहला सवाल है नौकरियों और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है, इस पर जनता क्या सोचती है। पोल स्टेट के सर्वे में अच्छा मानते हैं लगभग 25% लोग, खराब मानते हैं लगभग 18% लोग, सिर्फ चुनावी वादा है ये मानते हैं लगभग 51.13% लोग और कह नहीं सकते ये मानना है 6.52% लोगों का। तो ये पहला सवाल था, नौकरी और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा मानते हैं लगभग 51.13% लोग और कह नहीं सकते ये मानना है 6.52% लोगों का। तो ये पहला सवाल था, नौकरी और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है। ज्यादातर लोग मानते हैं 50% से ज्यादा कि ये सिर्फ चुनावी वादा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है, क्या घोषणा पत्र के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करेंगे।
ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आएगा, फिर मैं इसके परिणाम बताऊंगा। दूसरा सवाल कहता है कि क्या घोषणा पत्र के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करेंगे? ये दूसरा सवाल है। हाँ कहते हैं 33.14% लोग, नहीं कहते हैं 53.72% लोग, और कह नहीं सकते 13.14% लोगों का मानना है। यानी आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि वो घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। अब बारी है तीसरे सवाल की। क्या कहता है तीसरा सवाल, ये देख लीजिए। कर सकता है। इस सवाल के जवाब में 51.75% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाई, जबकि 23.31% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी के नाम पर 2.79% लोग राजी हुए। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 4.11% लोग और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2.01% वोट मिले। 4.24% लोगों ने माना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपना चुनावी घोषणा पत्र पूरा कर पाएंगे। सर्वे में 5.7% लोगों ने इन सबको नकार दिया। वहीं 6.09% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। यानी सबसे ज्यादा 51.75% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे। देखिए कटारिया जी, आप कह रहे थे कि मोदी जी ने सिर्फ चुनावी जुमले कहे, लेकिन देश मानता है 52% के आसपास लोग ये मानते हैं कि मोदी जी चुनावी वादों को पूरा करने में सबसे ज्यादा आगे हैं। ये देश का मानना है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए का जुमला कहा था, ये मैं अकेला नहीं मानता। आप कह रहे जुमला कहा था, वो वादा कहा है। अगर वो जुमला था तो वादा है। वादा करके जुमला बोल दिया ना उन्होंने, वादा किया था। लेकिन अमित शाह जी ने, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, आप शब्दों का चयन किस तरीके से करते हैं। उन्होंने वायदा किया, उसके बाद अमित शाह जी ने बोल दिया कि वो तो हमने जुमला किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह जी है उन्होंने कहा था ये दिल्ली के चुनाव में कि वो तो जुमला कहा था, वादा नहीं था। वादा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने वायदा किया था कि 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में 100 दिन, ज्यादा टाइम भी नहीं कहा था उन्होंने, 100 दिन में काला धन लाके 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में मैं डलवाने का काम करूंगा। कहाँ गए? आज तो 5 साल हो गए, 60 महीने उनके हो गए, आज तक तो किसी के खाते में 15 लाख क्या 15 रुपए भी नहीं आए। ये क्या, कहाँ का घोषणा पत्र था इनका? शर्मा जी से जवाब ले लें। आपने सवाल उठा दिया, हाँ। शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी बताइए, 15 लाख रुपए और 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा कहाँ गया? क्या 5 साल हुए ये दोनों चीजें हो पाई? देखिए दीपक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप 2014 में बहुत सक्रिय थे। मैं समझता हूं आप निश्चित तौर से जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या थी, क्या कहा गया था उस समय। लेकिन आज जो सर्वे है वो आपका, ये तीनों सर्वे मिलके यदि इसका मैं एक शब्दों में विश्लेषण करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो आज जेल से बेल पर हैं और 600 करोड़ रुपए की जो है टैक्स चोरी के मामले पर घूम रहे हैं जमानत पर, इनके देश की जनता को कोई विश्वास नहीं है। अपना विश्वास खो चुकी कांग्रेस पार्टी जो है, आज उसको देश की जनता 20 से आपने वायदा पूरा किया नहीं, बातें जो जवाब मांगा गया था उनका जवाब दे दीजिए। भी सर्वे दीपक जी से हमने एक जवाब मांगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 25% लाख रुपए को कोई समर्थन नहीं हुआ, हुआ? जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का प्रतिशत जो है दिन में काला धन लाने का वायदा किया था, लोकपाल बनाने का वायदा किया था। अजीत जी बोलने लगते हैं, पता नहीं 2 करोड़। आपको सवाल पूछना है ना, आपको पूरा मौका मिलेगा। कटारिया जी, आपको सवाल पूछना है, पूरा मौका मिलेगा। माध्यम से एक सवाल पूछा, उसी का शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि उन्होंने एक बात उठाया, उन्होंने एक पॉइंट उठाया। शर्मा जी उन्होंने एक पॉइंट उठाया, और पॉइंट ये है कि 15 लाख के वादे का क्या हुआ और 100 दिन में काला धन लाने का वादे का क्या हुआ। इन दोनों वादों पर आपका क्या जवाब है, आपकी क्या सफाई है, ये बता दीजिए। इनका सवाल है और सवाल लोगों के जेहन में है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको दीपक जी बता रहा हूँ, बता दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। काले धन पर हमने जो स्ट्राइक किया, सबसे पहले आप समझ सकते हैं, आते ही सबसे पहले हमने एसआईटी का गठन किया।
हमने तमाम वो कानून बनाए, बेनामी संपत्ति से लेके काले धन और जो विदेशों में संपत्ति जिन लोगों की है उसको जब्ती के कानून बनाए। हमने काला धन के संदर्भ में हमने एक बड़ा स्ट्राइक नोटबंदी का भी किया, जो भारत के अंदर की ब्लैक मनी है। और जहां तक ये 15 लाख रुपए का है, तो स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि ये कहा गया था निश्चित रूप से कि इतना धन है, काला धन है विदेशों में यहाँ के लोगों का, कि यदि वो वापस होता है तो लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जा सकते हैं, इतनी राशि है वो। तो आज ये कहना, उसके ऊपर जो कार्रवाई निरंतर हमारी सरकार ने किया, स्ट्राइक किया है, और उसी काला धन के तहत तो इनके तो इसका मतलब है 15 लाख मिलेगी। शर्मा जी, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि अगर काला धन आ जाएगा तो 15 लाख मिलने की गुंजाइश अभी भी है। और यदि शर्मा जी जेल से बेल में है, शर्मा तो जी इसी काले धन की कार्रवाई के कारण है। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इसका मतलब अगर जो विदेशों में छुपा हुआ काला धन है, आपने कहा 15 लाख मिलने की गुंजाइश है, तो क्या अभी भी 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आ जाएंगे अगर विदेशों में छुपा हुआ काला धन वापस आ जाता है तो? दीपक जी, आप नहीं दीपक जी, ये एक आकलन था निश्चित तौर से कि यदि विदेशों में इतना धन है कि देश के यदि सबके के खातों में 15-15 लाख रुपए जो है डाले जाए, तो उतना धन विदेशों में काला धन के रूप में है। ये उस समय के बयानों पर उसमें कहा जाता था, और ये भी कहा जाता था कि ये काला धन हम लेकर आएंगे, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने 5 साल के अंदर वो सारे कार्रवाई किए हैं जिसके अंतर्गत देश की टैक्स चोरी करने वाले लोगों की संख्या, जो टैक्स चोरी करने वाले हैं। शर्मा जी, सवाल ये है कि काला धन क्या वापस आ गया? बढ़ी है आज देश के अंदर जो है काला धन जो था वो व्हाइट। जी, क्या काला धन विदेशों में जो था वो वापस आ गया? नहीं दीपक, आज की डेट पे पूरा धन वापस नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है जिसके अंतर्गत हमने सारी कार्रवाई की है, उसके अधीनस्थ जो है काफी धन प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी जो हमारे समझौते हैं, वो समझौते के तहत हमें अब पूरी जानकारी विदेशों में जो आधा धन आ गया तो 15-15 लाख हो जाए, 7.5 लाख रुपए करा दीजिए जमा। इस बात की चर्चा आप कह रहे हो ना, जिन्हें हमें आधा धन आ गया के अंदर में विस्तार से रखी, तो 7.5 लाख रुपए करा दीजिए हर खाते में। हम प्रारंभ करेंगे। नहीं, कटारिया जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कटारिया जी पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ शर्मा जी कि आपने कहा आधा धन आ गया, 7.5 लाख रुपए करा दीजिए। इन्होंने काम में कराया आपने, तो कहाँ से आ गया काला धन? जनता को जरूर हमने झूठी बातें करके आपने बदलाने का काम किया। 15 लाख रुपए का जो जुमला था वो आज आपके सच्चाई जो आपके चेहरे से हट गई, आपका जो मुखौटा था वो हट गया। कटारिया जी जवाब दे। उनको पीने के पानी उपलब्ध कराए हैं, उनके हम मुद्रा योजना के तहत उनको हमने 15 लाख का दिया है। आपने 15 लाख रुपए आएंगे तो अच्छा खासा धन, और ये कहा था 100 दिन में अगर 15 इस दौरान में 100 दिन में काला धन आया तो मुझे चौराहे पे पैसे निकाला। शर्मा जी, ये कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी माध्यम से प्रति माह दे रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये बहस अंतहीन है। अगला सवाल हमारा क्या है, आइए सबसे पहले वो देखते हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि पोल स्टेट के सर्वे में देश की जनता उस जवाब का क्या रिस्पॉन्स देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में 65.95% लोगों ने माना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। वहीं 19.72% लोग मानते हैं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में शामिल 14.33% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 65.95% लोगों ने माना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से बीजेपी को फायदा होगा। कटारिया जी, जो इंडिकेटर है वो साफ बताता है। ये चौथा सवाल है जो जनता के मन में ये जवाब छुपा हुआ है कि कांग्रेस को हर सवाल के जवाब में घाटा ही हो रहा है। जो पहला सवाल है वो मैं आपको बताता हूं कि नौकरी और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है, अच्छा है, ये
24.68% लोग मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी वादा है ये 52% लोग मानते हैं। क्या घोषणा पत्र के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करेंगे? नहीं, ये 54% के आसपास लोग मानते हैं। कौन घोषणा पत्र के वादे पूरे कर सकता है? नरेंद्र मोदी, ये 50% से ज्यादा लोग मानते हैं। और दिल्ली में आप और कांग्रेस में गठबंधन न होने से बीजेपी को फायदा होगा, ये लगभग 65% लोग मानते हैं। मेरा सीधा सवाल कि क्या कांग्रेस जनता का मन नहीं समझ पा रही है? दीपक जी, कांग्रेस पार्टी जनता का मन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रही है। तो ये सर्वे आपके खिलाफ क्यों जा रहा है? यानी आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोगों तक सही नहीं पहुंच रहा है। सर्वे के उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। सर्वे अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूं 23 मई को जब पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, आपको पिक्चर जो है वो सारी साफ हो जाएगी। जब कांग्रेस पार्टी वक्ता है, ज्योतिषी क्या बोल रहे हैं आप शर्मा जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुन भी लीजिए। शर्मा जी सुन लीजिए। नहीं, वो सिर्फ राहुल गांधी की शपथ विधि की तारीख तय कर रहे हैं। शर्मा जी, शपथ की कटारिया जी राहुल गांधी की शपथ विधि की तारीख तय कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में आप लोगों से हिंदुस्तान की जनता हिसाब मांगने पे उतारू है। आप लोगों से 15 लाख रुपए का जुमला, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए आपके? 2 करोड़ रोजगार देने थे, आपने डाटा तक छुपा लिया रोजगार का। अरे इसको पिछले 45 साल में पहली बार हुआ है जो बेरोजगारी रेट जो है वो 8% तक पहुंच गई है। 8% तक बेरोजगारी रेट पहुंच गई। बताइए, आज तक 45 साल में ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने खुद चुनाव के बाद 2 करोड़ रुपए। आप बताइए राहुल गांधी कहाँ पर है? आप ये बताइए, आज बता सकते हैं? आप बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? बताइए आप, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या आपने? क्या विकास किया आपने? बताइए। आपने वायदा किया था नोटबंदी से पूरे भारत के व्यापारी, पूरे भारतवर्ष के व्यापारी आज त्रस्त हैं। नोटबंदी से और जीएसटी से जो आपने गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल 0 तरह से आपने किया। कोई उसमें कितने अमेंडमेंट, देखिए पहली बार इतिहास में हुआ है जीएसटी कानून में इतने अमेंडमेंट होना। ये सरकार की फेल है। की बात कर रहे हैं, दिल्ली की चीज की बात कर रहे थे। कहाँ जीएसटी नोटबंदी? बिल्कुल फेल है। आप बिल्कुल दिल्ली। मेरा आपसे सीधा सवाल है, बताइए, क्या कांग्रेस ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि उनको अकेले जाना है या आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना है? आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये बताइए। दीपक जी, क्यों हाँ कभी होती है फिर ना हो जाती है, फिर हाँ होती है फिर ना हो जाती है? ये फैसला सारा का सारा हाईकमान करेगा। हाईकमान तो करेगा, पर हाईकमान को पता नहीं कि फैसला करना है कि नहीं करना है। एक दिन कहते करना है, दूसरे दिन कहते राहुल गांधी नहीं करना है, फिर एक दिन कहते करना है, फिर दूसरे दिन कहते नहीं करना है। किसने कहा? आप रोज ऐसा ही हो रहा है। जब समय आएगा, देखिए जब समय आएगा आप लोग एक बात, शीला दीक्षित कहती है नहीं करना है, अजय माकन कहते हैं करना है। देखिए समय आएगा, नहीं करना है, फिर अजय माकन कहते हैं करना है। दीपक जी, जब समय आएगा कि आम आदमी पार्टी के लोगों को क्यों बुला लिया, अब वही अजय माकन कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से अलायंस कर लो। जब समय आएगा सारे के सारे समय कब आएगा? चुनाव सर पर है, हाईकमान इस पर नजर रखे हुए हैं, पार्टी हाईकमान नजर रखे हुए हैं। चुनाव सर पर है। अब क्या समय है? टाइम है। दिल्ली में 12 मई का चुनाव है। उससे पहले जब नॉमिनेशन की आखिरी डेटें होंगी, उनसे पहले हफ्ता भर पहले ये सारा फैसला हो जाएगा। किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ नहीं करना, ये पार्टी हाईकमान हमारा डिसाइड करेगा। बिल्कुल नहीं, चुनाव से पहले करेगा। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, चुनाव से पहले करेंगे। चुनाव नहीं, देश की जनता को। देखिए दिल्ली की जनता, देश की जनता, मुझे तो पता है कि आपका हाईकमान और आप क्या सोचते हैं कि बिल्कुल देखिए उचित समय पे उचित फैसला पार्टी हाईकमान ले लेगी। उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। बिल्कुल अनुचित समय पे नहीं लेंगे। इनको लग रहा है अभी अनुचित समय है। नहीं, जब समय आएगा क्लियर नहीं करना चाहिए। देखिए आज जब भी समय आएगा उस टाइम पे फैसला ले लिया जाएगा। ये समय कब आएगा? बिल्कुल आएगा, ये आप देखिए जल्दी आएगा दीपक जी, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, देखना। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं। आप बिल्कुल इस बात की आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ये चिंता पार्टी हाईकमान की है। पार्टी हाईकमान सही फैसला करेंगे और सही फैसला करके आगे बोल लीजिए। शर्मा जी जवाब। देखिए यही कांग्रेस पार्टी की विडंबना है।
आज पूरे देश में, हाँ जवाब दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको ध्यान होगा शर्मा जी जवाब। देखिए यही कांग्रेस पार्टी की विडंबना है। आज पूरे देश में, हाँ जवाब दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको ध्यान होगा बेंगलोर में यही 16 पार्टी के लोग हाथ मिला मिला के खड़े हुए थे फोटो अप करवाने। आप 40 पार्टी के, और वो 16 लोग कहां गए? जब चुनाव आया तब वो कहते थे हमारा महागठबंधन बनेगा। सबने 40 पार्टियों का महागठबंधन था शर्मा जी, ठेके पर रख दिया है। आप बताइए, तब केरल से लेके चालू हो जाइए, केरल हो चाहे आपका तमिल उसमें आंध्र प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी ने भाव नहीं दिया। इवन 7 सीटों वाले यानी 0 सीट वाला केजरीवाल वो भी आंखें दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं, 2 सीट में लड़ना ये तो आज कांग्रेस की औकात है। अरे आपकी औकात बताओ, औकात दिखाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी औकात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के वहां हाथ जोड़े खड़े थे, उनके बेटे ने हाथ तक नहीं मिलाया, उनके बेटे हाथ जोड़े खड़े थे। छोड़िए आप बाला साहब उद्धव ठाकरे को, तो ये आपकी स्थिति थी। केजरीवाल भी आग दिखा आज से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे के सामने हाथ फैलाए, हाथ जोड़े खड़े थे कि आप हमसे समझौता कर लीजिए। उन्होंने आपको पूरे 5 साल गालियां दी, वो पूरे 5 साल आपको लगा दिया, आखिरी में जाकर के आपने हाथ जोड़े। बेटे तो यही रोकता हूँ, उद्धव ठाकरे के बेटे हाथ जोड़े, उनके शांत। अगला सवाल ले, और अगला सवाल क्या कहता है? नीरव मोदी और माल्या को भारत लाने से क्या बीजेपी का फायदा? सर्वे में शामिल 14.33% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 65.95% लोगों ने माना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में लोगों का मानना है कि अगर भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत लाया जाता है। इसका ऑडियो गलत था, एक बार फिर से इसको चलाया जाए, सही ऑडियो के साथ चलाया जाए। सवाल क्या है और जवाब क्या है, दोनों में अंतर था। आइए एक बार फिर से सही ऑडियो के साथ सुन लेते हैं, सवाल क्या था और जवाब क्या है। नीरव मोदी और माल्या को भारत लाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? सर्वे में शामिल लोगों से जब हमने ये सवाल पूछा तो 67.55% लोगों का जवाब था हाँ। वहीं 23.14% लोगों का मानना है कि नीरव मोदी और माल्या के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में शामिल 9.31% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 67.55% लोगों का मानना है कि अगर भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत लाया जाता है तो इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। तो देखिए नीरव मोदी को पकड़वा दिया है, जेल में बंद है नीरव मोदी, आप समझ लीजिए कटारिया जी। और जनता भी कह रही है इनको फायदा होगा। दीपक जी भगाने वाले कभी पकड़ के लाते हैं क्या? रात के अंधेरे में पकड़ लिया भाई, नहीं, बिल्कुल लंदन में इस केस में नहीं पकड़ा है। इसी केस में पकड़ा है? नहीं, इसी केस में बिल्कुल नहीं। जमानत देखिए, उन्होंने जमानत लगाई हुई है। सुनिए मेरी बात, जिस दिन वो भारत आएंगे जनता का पैसा उनसे वसूल के आएंगे। आएगा। अरे एक चोर को लेकर के, बिल्कुल नहीं, एक चोर को पकड़ के यहाँ पे जेल की काल कोठरी में डाला जाएगा। उससे जो पैसा उसने पब्लिक का पैसा खाया है वो वसूला जाएगा, तब जनता आपको माफ करेगी, वरना उससे पहले जनता आपको माफ नहीं करेगी। शर्मा जी, आप लोगों ने मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को और माल्या को भगाने का जो आपने काम किया है, जो पाप किया है, जो आपने पाप किया है ना, उसको जनता माफ नहीं करेगी आपको। ये सजा इस चुनाव में जनता आपको देगी, क्योंकि आप लोगों ने हजारों करोड़ रुपया जनता का जो खा के बैठे थे उनको रात के अंधेरे में भगा दिया, उन चोरों को। इसीलिए राहुल जी ने कहा था चौकीदार चोर है। पीटा करो, बस बता दिया आपको। कहा गया आप ये बताइए ना, अरुण जेटली जी को बता के विजय माल्या चले गए, अरुण जेटली जी को बता के विजय माल्या चले गए सवेरे वाली गाड़ी से। क्या जेटली जी ऐसा वित्त मंत्री है जो अपने खजाने को लुटवा लिया? उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कराया उनको?
उसी टाइम पुलिस को, ईडी को, सीबीआई को फोन क्यों नहीं किया, पकड़ो इसको, भाग रहा है। लेकिन आप लोगों का हिस्सा था, आप लोगों ने उनसे मलाई खाई है, आप लोगों ने में हिस्सा बटा हुआ था आपका, आपने खा लिया हजारों करोड़ रुपया, इसलिए आप उसको नहीं पकड़ के ला सकते ना, आप पकड़ के लाने की हिम्मत है आपने। ये काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। चौकीदारी ईमानदार आया तो ये चोर भागे, जितने भी चोर भागे हम सबको पकड़ के लाने का काम राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो करेगी। पैसे तो आपने दिलाए, बता दिया। अरे आप खा गए उनके पैसे, आपसे भी वसूले जाएंगे। शर्मा जी आप ध्यान रखना, जो आपने खाए है ना पैसे, वो परिवार जो मालिया को भगाने का काम आपने किया है, जो मंत्री जी को, मंत्री जी को मैं आप दोनों को रोकूंगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार 9 बजे भी हम पोल स्टेट के बाकी 5 सवाल दिखाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्रियंका के अयोध्या दौरे से जुड़ा हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और पोल स्टेट ने किया है सर्वे के 5 सवाल हम आपको दिखा चुके हैं, और ये सवाल अलग अलग सवाल हैं कि जनता क्या सोचती है पिछले हफ्ते जो कुछ देश में घटा उन सवालों के बारे में। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से 1 से 5 तक के सवाल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे 6ठा सवाल और उस पर बहस करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, उनके साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और अजीत कटारिया जी कांग्रेस के एक समर्थक मेरे साथ हैं जो हमें बताएंगे। हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं उन्होंने इस सर्वे से दूर रहना ही उचित समझा है। उनका ये मानना है कि हम इस सर्वे के अंदर किसी भी तरह की भागीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि शायद देश की व्यवस्था पर इस तरह के सर्वे पर उनका किसी भी तरह का कोई फेथ नहीं है। तो आइए देखते हैं 1 से 5 तक के सवाल, और उसके बाद हम आपको बताएंगे 6ठा सवाल। नौकरियों और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है? सर्वे में शामिल 24.68% लोग मानते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा है, जबकि 17.67% लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खराब बताया। वहीं सर्वे में शामिल 51.13% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। सर्वे में शामिल 6.52% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 51.13% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। क्या घोषणा पत्र के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करेंगे? हमने जब लोगों से ये सवाल पूछा तो 33.14% लोगों ने कहा कि हम घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को वोट करेंगे। वहीं सर्वे में शामिल 53.72% लोग ऐसा नहीं मानते, जबकि 13.14% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 53.72% लोग ऐसे हैं जो घोषणा पत्र देखकर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। कौन घोषणा पत्र के अपने वादे पूरे कर सकता है? इस सवाल के जवाब में 51.75% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाई, जबकि 23.31% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी के नाम पर 2.79% लोग राजी हुए। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 4.11% लोग और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2.01% वोट मिले। 4.24% लोगों ने माना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपना चुनावी घोषणा पत्र पूरा कर पाएंगे। सर्वे में 5.7% लोगों ने इन सबको नकार दिया। वहीं 6.09% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। यानी सबसे ज्यादा 51.75% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में 65.95% लोगों ने माना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। वहीं 19.72% लोग मानते हैं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में शामिल 14.33% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 65.95% लोगों ने माना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से बीजेपी को फायदा होगा। नीरव मोदी और माल्या को
भारत लाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? सर्वे में शामिल लोगों से जब हमने ये सवाल पूछा तो 67.55% लोगों का जवाब था हाँ। वहीं 23.14% लोगों का मानना है कि नीरव मोदी और माल्या के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में शामिल 9.31% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 67.55% लोगों का मानना है कि अगर भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत लाया जाता है तो इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। और इस हफ्ते का सबसे अहम सवाल, क्योंकि राहुल गांधी ने यह तय किया है कि वो अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस इस पर तर्क दे रही है कि राहुल दक्षिण में कांग्रेस की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बढ़ाने के लिए वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि केरल की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का यह तर्क कितने लोगों के गले उतर रहा है? तो हमने लोगों से सवाल पूछा कि क्या अमेठी में कमजोर होने के कारण राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नतीजा आया, आइए इसको दिखाते हैं। क्या अमेठी में कमजोर होने के कारण राहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे सर्वे में शामिल लोगों में 56.75% लोग मानते हैं कि राहुल अमेठी में कमजोर हैं, इसीलिए वो वायनाड गए। वहीं 24.83% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 18.42% लोग ऐसे हैं जो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 56.75% लोग मानते हैं कि राहुल अमेठी में कमजोर हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक अजीत कटारिया जी मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमसे जुड़ेंगे। अजीत कटारिया जी, सीधा सवाल, आप भी खुद मानते हैं कि राहुल गांधी अमेठी में कमजोर है, इसीलिए वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं? किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। आप देखना, पिछली बार कई दौर की काउंटिंग में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पीछे कर दिया था अमेठी में, याद नहीं आपको? 1 लाख वोटों से ऊपर जीते थे और अब की बार वे 5 लाख वोटों से ज्यादा अमेठी से जीतेंगे और 5 लाख वोटों से ज्यादा वायनाड से जीतेंगे। और वायनाड वो इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी के वोट सबसे ज्यादा है। 51% लोग जो है वहाँ के अल्पसंख्यक है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, इसीलिए आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। दीपक जी, ये कम से कम आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बातें कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नारा देना या नाम लेना, क्योंकि हर इंसान नहीं, मेरे मुंह से क्या, प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ये बोल सकते हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो मेरे मुंह से क्यों अच्छी नहीं लगती? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुंह से ये बात अच्छी लगी थी? सांप्रदायिक बात किसी भी हालत में नहीं। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब ये बात कही थी, याद है आपको? विज्ञान भवन में कही थी, याद है अजीत कटारिया जी की नहीं याद है? मुझे ये बताइए, याद है कि नहीं याद है? मैं आपको याद है कि नहीं याद है? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी या नहीं कही थी? नहीं कही थी तो रिप्लाई दीजिए। नहीं, वो संदर्भ आप उसको किस संदर्भ में लेते हो हमें नहीं पता। अरे देश ने किस संदर्भ में लिया, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, देश आज जो है वो इन चीजों के ऊपर उठ चुका है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। आप तो इसीलिए ऊपर उठ चुका है, फिर कह रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने उनके खिलाफ। कटारिया जी, आप अपनी पार्टी की तरह कंफ्यूज है। आप कांग्रेस के समर्थक हैं पर अपनी पार्टी की तरह आप कंफ्यूज हैं। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए देश एकजुट है, मैं ये कह रहा हूँ। आपको दोबारा से सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता तो अब मुद्दा ही नहीं बचा, आप कह रहे हैं सांप्रदायिक लड़ने के लिए कुछ लोग जो पार्टियां हैं सांप्रदायिक, वो तो अपना जहर घोलेंगी, वो तो अपना जहर घोलने का काम करेंगी, हमेशा करेंगी। और मौका देने के लिए उन्हीं पार्टियों को और मौका देने के लिए राहुल गांधी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए जहां पर माइनॉरिटी मेजोरिटी में, तो जो जहर बोलती है पॉलिटिकल पार्टी, वो तो और जहर बोलेंगी। राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, क्योंकि साउथ और अरे दूध में भांग मिलाते हैं। नहीं, बिल्कुल भांग होता है ना, उसको दूध में मिलाते हैं। बिल्कुल, देखिए आप भांग में दूध मिला दिया। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। भांग में दूध मिला दिया है। दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है कटारिया जी, बताइए तो। मैं बता दूं, सुन लीजिए। कैसे देश को एक सूत्र में बांधने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। देखिए आप राजीव जी पे रुके हुए हैं। देखिए राहुल गांधी जी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने साउथ के साथ भेदभाव किया,
वहां के लोगों को नेगलेक्ट किया। उसको एक करने के लिए पूरे हिंदुस्तान हमारा एक है, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि मैं अमेठी का भी हूं, मैं वायनाड का भी हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का हूं। नहीं तो ये बताने के लिए चुनाव लड़ने की वहां से क्या जरूरत है? दो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? अटल जी ने 1956 में चुनाव लड़ा था 3 जगह से, आडवाणी जी ने 91 में जो है ना दिल्ली से और गांधीनगर से चुनाव लड़ा था। ये क्या बात होगी कि भाई नहीं लड़ सकते? चुनाव तो आप लड़ सकते हो, ये कानूनी अधिकार है। नहीं, कानूनी अधिकार तो है, मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने मौका तो दे दिया ना। अब प्रेम शुक्ला जी क्या बोलेंगे? प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, राहुल गांधी वायनाड क्यों गए? जरा अजीत कटारिया जी को बता दीजिए, मुझे भी बता दीजिए, देश को भी बता दीजिए। वो तो देखिए मैंने बता दिया ना, ये सांप्रदायिक बात करेंगे। अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए आपने उनसे प्रश्न पूछा और कटारिया जी उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए, वो बगले झांकते नजर आए। मैंने दे दिया उत्तर बहुत स्पष्ट शब्दों में है कि अमेठी में जब भी आप दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। 1977 दे दिया मैंने। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव हार गई। रायबरेली में चुनाव हार जाने के बाद वो चिकमंगलूर गई। दक्षिणायन जब भी कांग्रेस का होता है, जब उत्तर में वो खतरे में आते हैं, रायबरेली हारते हैं, तो चिकमंगलूर जाते हैं। 1998 में दोनों सीटों, रायबरेली और अमेठी, दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हाथों पराजित हुए। मोदी जी 2 जगह से लड़े थे पिछली बार। श्रीमती सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी के साथ बिल्लारी से चुनाव लड़ा। 2004, 2009, 2014 तीनों बार इनको अमेठी रायबरेली में खतरा नहीं नजर आया, तो स्वाभाविक तौर पर अमेठी रायबरेली लड़े। लेकिन अब अमेठी में आप स्थिति देखिए, पिछले चुनाव में बड़ी मुश्किल से जीते हैं। उसके बाद के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुए, 5 विधानसभा के सेगमेंट में से 5 पर जो है कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया। अमिता सिंह उनकी जो विधायक रही। ये जवाब दीजिए, मोदी जी क्यों लड़े थे 2014 में बनारस से और अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव? इसका भी जवाब दे दीजिए। वहां गरिमा सिंह चुनाव जीतती है भाजपा प्रत्याशी, और अमिता सिंह 4थे स्थान पर चली जाती है। किससे डर के भागे? मैं जवाब दे रहा हूं, आपके बीच टोक नहीं रहा था। कटारिया जी इसमें कटकटाए नहीं, आराम से सुने। नहीं। कटारिया जी सुन तो लें, आप काहे इतना पीड़ित हो रहे हैं? आपको जवाब देने का अवसर आप देंगे। आप इतना जो है आप धैर्य न खोए। नहीं धैर्य नहीं हो रहे, बोलिए। अरे मैं घबराया नहीं हूँ, घबराए हुए तो राहुल गांधी है। नहीं और फर्राटा भर के वायनाड भाग गए। ये बता दीजिए, फर्राटा भी ऐसे घबरा के भागे थे कि उनके समझ में आ गया कि उत्तर भारत में ऐसी कोई सीट सुरक्षित नहीं है जहां पर बिना सपा बसपा राजद इत्यादि की मदद के वो चुनाव लड़ सके। और यदि वो कोई मदद करेंगी मुस्लिम बहुल सीटों से भी, जो हम बात उसका जवाब दे दीजिए ना। में है एक सीट जो है हमारी 2014 में मोदी जी क्यों भागे? सपा बसपा की मदद होगी। रनिंग कमेंट्री जवाब लेंगे। आपने सवाल पूछा है, मुझे याद है, मैं खुद जवाब नहीं। वो चुनाव जीत नहीं सकते थे, इसलिए फर्राटा भरते हुए वायनाड गए वो। और वायनाड पहुंचने के बाद भी जिस तरह से मुस्लिम लीग का झंडा, हरा झंडा, जिस तरह से पूरी उनकी चुनाव के नामांकन के लिए जाने वाली रैली में जिस तरह के हरे झंडे का प्रभाव रहा, जिस वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि राहुल गांधी जो कहा करते थे उनकी सरकार के दौरान, कि भाई वो कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद से इस देश को खतरा है, इस देश को खतरा लश्कर तोयबा से नहीं है, इस देश को खतरा हिंदू आतंकवाद से है। राहुल जी ने कभी नहीं कहा, बिल्कुल झूठी बात है। इसमें सफदर नागौरी का कन्फेशन होने के बावजूद वो जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, तो उसके कारण अब किसी भी हिंदू बहुल सीट से स्वयं को सुरक्षित न पाने की स्थिति में वो जहां 60% अल्पसंख्यक बहुल सीट है, जहां ऐसा जिला है जिसकी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिन 3 विधानसभा सीटों में 70% अल्पसंख्यक समुदाय का बहुमत है, ऐसे स्थान पर गए वो। और जाने का उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी तरह अपनी लाज बचाओ, क्योंकि अमेठी की जनता जाग गई है। 1.5 लाख लोगों के घर में बिजली आप 4 पीढ़ियों से वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं पहुंची। आप जो है गोमती नदी पे पिपरिया में ये बिल्कुल बात, बाढ़ रोकने के लिए संरक्षक दीवार बनाने की बात थी। कभी 18,000 गाँव की बात करते हैं, कभी 1 लाख परिवार की बात करते हैं। बात मत करिए शुक्ला जी प्लीज। आपने अमेठी के साथ जिस तरह से पूरी तरह से नेग्लेक्शन किया है, पूरे तो वहां पर मैं अपनी उत्तर पूरा कर लूं दीपक जी? बिल्कुल, मैं इसीलिए उनको टोक रहा था। जल्दी करिए, लेकिन वक्त जा रहा है।
और वक्त जाना खतरनाक होता है। अमेठी की जो स्थिति है, आप सामाजिक शैक्षणिक रूप से देखें तो जो सबसे खराब 5 जिले उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानकों में हैं, उसमें अमेठी प्रमुख है। अमेठी की स्थिति यह है कि जिस गांव को गोद लिया, वहां पर जगदीशपुर नाम का डी ब्लॉक में गांव है, वहां 5 वर्षों में राहुल गांधी जी एक बार गए तक नहीं। आपकी जब ये स्थिति है और वहां पर विकास का, आप जिस सांसद जिसको लोकसभा चुनाव में पराजित किया जाता है, वो श्रीमती स्मृति ईरानी 36 बार जाती हैं। जिस सैनिक विद्यालय का आपने घोषणा की और 10 वर्षों में एक्विजिशन नहीं कर पाए, लैंड एक्विजिशन, वहां पर सैनिक विद्यालय खड़ा हो गया। गन फैक्ट्री 2007 में आपने शिलान्यास किया, उसको 2014 तक चलने की स्थिति में नहीं लाई। वहां पर AK-47 सीरीज की, AK सीरीज की, वहां पर हथियारों का उत्पादन शुरू हो गया। 1.5 लाख गांव घरों में बिजली नहीं पहुंची थी इनके कार्यकाल में। 2000 शिलान्यास किया, उसको 2014 तक चलने की स्थिति में नहीं लाई। वहां पर AK-47 सीरीज की, AK सीरीज की, वहां पर हथियारों का उत्पादन शुरू हो गया। 1.5 लाख गांव घरों में बिजली नहीं पहुंची थी इनके कार्यकाल में। 2017 से 19 के पीरियड में उसमें से 50% गांव को कवर कर दिया गया। तो जब अमेठी ने पहली बार विकास देखा है, तो जिसने अमेठी नामा बहुत हो गया, लेकिन आपने सबसे बड़ी बात बोली थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी के पास जाऊंगा। आशुतोष वर्मा जी, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं ना, राहुल गांधी, आपकी पार्टियां की गलती, बीएसपी की गलती, उस पर बट्टा लगा रही है। राहुल गांधी वायनाड चले गए, हरे झंडे दिख गए। अब प्रधानमंत्री से लेकर योगी जी तक सब लोग चाहते हैं कि पहले फेज के लिए ध्रुवीकरण हो जाए, ताकि मुजफ्फरनगर, कैराना, अमरोहा, ये जो इलाके हैं ना, वहां पर आपका अंक गणित खत्म हो जाए और ध्रुवीकरण का गणित भारी हो जाए। यानी आपके लिए खतरे की घंटी है। दीपक जी, धन्यवाद डिबेट में लाने के लिए। और मुझे लगता है कि 5 साल के बड़े बड़े विकास के वादे करने के आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के ठीक 10 दिन पहले जब हरे और लाल और केसरिया रंग की बात करने लगे, जब हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद दिखाई पड़ने लगे, नहीं, ये आपके लिए खतरे की घंटी है डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। आप नहीं समझ रहे हैं, आप अभी भी ऑपरेशन थिएटर में हैं और ये ऑपरेशन कर चुके हैं। आप नहीं दीपक जी, नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में। दीपक जी, आप एक बहुत ही पुराने पत्रकार है और उत्तर प्रदेश की जमीन से जानते हैं, और आपको भी पता है कि जमीन की स्थिति क्या है वहां पर। ना ही भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया तो आपका गठबंधन मुश्किल में आ जाएगा। हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट पड़ने लगेगा। ये आपको फंसा चुके हैं। दीपक जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2014 के बाद 2017 में भी चढ़ी थी। 2014 के बाद 2017 में भी चढ़ी थी डॉक्टर आशुतोष जी। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं 2014 और 2017 का समय खत्म हो गया है। 2019 में खड़े होइए और मैं आपको विश्वास देता हूं दीपक जी, आप 23 मई को हम लोग साथ में बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से नामो निशान नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गाना सुना है, बहुत शानदार गाना है, इतनी भी बोली हाय हाय ये मजबूरी, हर बार आप उसको बहला देंगे। डॉक्टर वर्मा, आपने गाना सुना है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, सुना है क्या आपने गाना? तो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। और उसके आगे की लाइन भी सुनी ना? नहीं, उसके आगे की लाइन भी सुनी, तेरे 2 टकिए की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए। अब किसका सावन जाएगा ये तो आपको 23 मई को ही पता लगेगा। किसका सावन जाएगा ये आपको 23 मई को ही पता लगेगा। लेकिन अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल प्रियंका गांधी के बारे में है, उनके अयोध्या दौरे के बारे में है। क्या ये भी ध्रुवीकरण की एक नई कोशिश को जन्म देगा? क्योंकि इस पर भी प्रियंका गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वो राम जन्मभूमि के मंदिर में क्यों नहीं गई थी। क्या है सवाल और क्या है जवाब, आइए पहले वो देख लेते हैं। क्या प्रियंका गांधी को अयोध्या दौरे के दौरान राम जन्मभूमि जाना चाहिए था? सर्वे में शामिल 55.75% लोगों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अपने अयोध्या दौरे के दौरान राम जन्मभूमि जरूर जाना चाहिए था। वहीं 26.40% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 17.85% लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 55.75% लोगों का मानना है
कि प्रियंका को राम जन्मभूमि जाना चाहिए था। कटारिया जी देखिए, अयोध्या गई, सबसे बड़ी गलती कर दी कि राम जन्मभूमि के मंदिर नहीं गई वो। देखिए दीपक जी, आपने कभी ये सवाल पूछा कि मोदी जी 5 साल लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद क्यों नहीं गए? हम मोदी जी के लिए भी पूछेंगे, क्यों नहीं गए? मोदी जी के लिए भी ये पूछेंगे, जवाब जनता ही चाहेगी। हम तो मोदी जी के लिए भी पूछेंगे। 5 साल हो गए, अयोध्या जाकर जो गलती कर बैठी वो आपको भारी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, भारी वो आपको भारी पड़ेगी। देखिए नहीं, बिल्कुल भारी कोई नहीं पड़ेगी। आपने फिर अयोध्या गई, ध्रुवीकरण का मौका नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, इनके बहकावे में किसी भी हालत में तुष्टीकरण के में नहीं आएगी। वो विकास पे वोट देगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देगी। 5 साल में राहुल गांधी ने क्या विकास किया मुझे बता दीजिए। उनका विकास हुआ है? नहीं, देश का विकास तो हुआ नहीं 5 साल में। देश की जनता मोदी जी जो राहुल गांधी कर सकते हैं उन राज्यों में कर सकते हैं जहाँ सरकार बनी है। देश की जनता, आप कर्ज माफी भी नहीं कर पाए। बिल्कुल कर दिया, वो तो हो लिया हमारा इशू, उस पर हो चुका हो। तो प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रियंका गांधी तो राजनीति में आने के चंद महीने के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ही अयोध्या चले जाती है, लेकिन 5 साल में क्या प्रधानमंत्री को इतना वक्त भी नहीं मिला तो एक बार अयोध्या चले जाए? अयोध्या का नाम तक नहीं लेते। देखिए मोदी जी तो अयोध्या गए थे, और अयोध्या वो जब गए थे भगवान वहां बाबर का कलंक उसके बाद नाम लेने में भी डरते हो था। और वहां पर जो मंदिर बना हुआ है वो कार सेवकों ने, जिन कार सेवकों ने बनाया उन कार सेवकों में मोदी जी और मोदी जी के साथ के तमाम कार सेवक सम्मिलित थे। योगी जी वहां गए और पहली बार दिवाली अयोध्या मनाने लगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या थाईलैंड से लोग लाने लगे, नहीं मिला, जनकपुर से लोग आने जाने लगे। तो हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं आदरणीय मोदी जी की खुद की अपनी परंपरा है। जवाब गए तो बाबर कुल कलंक मिट गया। पर जवाब प्रेम शुक्ला जी, पॉइंट पर जवाब। क्या प्रधानमंत्री पॉइंटेड उत्तर दे रहा हूं मैं। 5 साल में इतना भी वक्त नहीं था कि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन कराएं? ये जवाब नहीं देंगे, इस बात का पूछ लीजिए आप। नहीं, राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए उनके प्रतिनिधि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो संवैधानिक प्रतिनिधि वैसे घूमते हैं पूरे राज्यपाल जो संवैधानिक प्रतिनिधि है वो जाते रहे। मोदी जी के प्रतिनिधि नहीं है, लोकतंत्र की व्यवस्था के हिसाब से प्रेम शुक्ला जी, योगी जी मोदी जी के प्रतिनिधि नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि नहीं है। और मोदी जी के ही नेतृत्व में बोलते हो भव्य मंदिर के निर्माण की संकल्पना साकार होना स्वाभाविक है। आप किसी का इस तरह का संकल्प नहीं है, मोदी जी का ही संकल्प सीधा जवाब दे दीजिए कि पति को जो है आप पूरे 5 साल में अयोध्या स्पेशली जो है प्रवर्तन निदेशालय के द्वार पर ले जाइए। इसका जवाब है और रामचंद्र जी के दर्शन का प्रबंधन स्वयं सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करता है। अच्छा, उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनिश्चित किए गए दर्शन लेने में भी कहेंगे सब जुडिस है। अच्छा, तो ये आप बताइए ना, मोदी जी क्यों नहीं गए? राम को काल्पनिक मानने वाले बताइए ना, और पूरे जीवन तक इसका जवाब नहीं देंगे। मोदी जी सिर्फ चुनाव के 5 साल ही मंदिरों में जाएंगे। एक बार भी अयोध्या जाना है तो दूर जाने की सोची वोट बैंक के आंकड़ा उल्टा कहते हैं प्रतिनिधि भेज दिए। भगवान श्री राम आपको कभी माफ करेंगे? धोखा देना ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो अगला सवाल भी होगा और इस मुद्दे पर भी बहस होगी। Presented by Heavens Lighting. Better light, better life. Co-presented by Vimal. बोलो जुबान केसरी. Associate sponsor Rupa Frontline. ये आराम का मामला है. और Asian Paints Ultima Protect. Lamination वाला exterior paint. अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जब हो जुबान में केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी।
फ्रंटलाइन दिखने दो। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। सिम्फनी, सो कूल इज दिस। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का मूड क्या है। इंडिया न्यूज और पोल स्टेट का सर्वे आपके सामने है। अभी तक हमने क्या क्या सवाल पूछे और देश की जनता ने उस सर्वे पर क्या क्या जवाब दिए, आइए 1 से 6 तक के सवाल आपको दिखा देते हैं और उनके जवाब, और उसके बाद हम 7वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे और उस पर बहस करेंगे। नौकरियों और न्यूनतम आय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है? सर्वे में शामिल 24.68% लोग मानते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा है, जबकि 17.67% लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खराब बताया। वहीं सर्वे में शामिल 51.13% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। सर्वे में शामिल 6.52% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 51.13% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। क्या घोषणा पत्र के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करेंगे? हमने जब लोगों से ये सवाल पूछा तो 33.14% लोगों ने कहा कि हम घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को वोट करेंगे। वहीं सर्वे में शामिल 53.72% लोग ऐसा नहीं मानते, जबकि 13.14% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 53.72% लोग ऐसे हैं जो घोषणा पत्र देखकर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। कौन घोषणा पत्र के अपने वादे पूरे कर सकता है? इस सवाल के जवाब में 51.75% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाई, जबकि 23.31% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी के नाम पर 2.79% लोग राजी हुए। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 4.11% लोग और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2.01% वोट मिले। 4.24% लोगों ने माना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपना चुनावी घोषणा पत्र पूरा कर पाएंगे। सर्वे में 5.7% लोगों ने इन सबको नकार दिया। वहीं 6.09% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। यानी सबसे ज्यादा 51.75% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में 65.95% लोगों ने माना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। वहीं 19.72% लोग मानते हैं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में शामिल 14.33% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 65.95% लोगों ने माना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से बीजेपी को फायदा होगा। नीरव मोदी और माल्या को भारत लाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? सर्वे में शामिल लोगों से जब हमने ये सवाल पूछा तो 67.55% लोगों का जवाब था हाँ। वहीं 23.14% लोगों का मानना है कि नीरव मोदी और माल्या के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में शामिल 9.31% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 67.55% लोगों का मानना है कि अगर भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत लाया जाता है तो इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। क्या अमेठी में कमजोर होने के कारण राहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे सर्वे में शामिल लोगों में 56.75% लोग मानते हैं कि राहुल अमेठी में कमजोर हैं, इसीलिए वो वायनाड गए। वहीं 24.83% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 18.42% लोग ऐसे हैं जो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 56.75% लोग मानते हैं कि राहुल अमेठी में कमजोर हैं। क्या प्रियंका गांधी को अयोध्या दौरे के दौरान राम जन्मभूमि जाना चाहिए था? सर्वे में शामिल 55.75% लोगों का ऐसा मानना है
कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अपने अयोध्या दौरे के दौरान राम जन्मभूमि जरूर जाना चाहिए था। वहीं 26.40% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 17.85% लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 55.75% लोगों का मानना है कि प्रियंका को राम जन्मभूमि जाना चाहिए था। और इसके बाद आठवां और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा बहस देश में हो रही है, क्या कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा है? आइए देखते हैं इसका क्या जवाब देता है देश। क्या कांग्रेस ने राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा? इस सवाल के जवाब में 49.65% लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं सर्वे में शामिल 34.8% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 15.55% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कहते, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं सर्वे में शामिल 34.8% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 15.55% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 49.65% लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा। तो कटारिया जी, मुझे सीधे बताइए, रोली मिश्रा भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन कटारिया जी, पहला और सीधा सवाल, इस हिंदू आतंकवाद शब्द को आपने मैन्युफैक्चर किया है 2004 से 2014 के बीच। मुझे बताइए, क्या हिंदू आतंकवादी होता है? क्या आप आतंकवाद कर सकते हैं? किसी भी हालत में हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और किसी भी तो फिर ये हिंदू आतंकवाद का शब्द आया कहां से? मुझे बताइए, हिंदू आतंकवाद का शब्द आया कहां से? किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और हिंदू आतंकवादी नहीं होते, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता। तो मतलब आपकी पार्टी की सरकार 10 साल जो फैलाती रही, सरकार वो झूठ था। आप मानते हैं कि आपकी सरकार 10 साल जो फैलाती रही वो झूठ था? ये झूठ भाजपा ने फैलाने का काम किया था। ये झूठ आपने फैलाया? बिल्कुल नहीं। आपकी सरकार के लोगों ने बोला, आपकी सरकार के लोगों ने बोला, सरकार ने किसी ने चिदम्बरम ने बोला, दिग्विजय सिंह ने बोला, सरकार ने सुशील कुमार शिंदे ने बोला, ये बोला। आप बताइए सरकारी तौर पे कहाँ, आधिकारिक तौर पे कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू आतंकवाद? प्रेम शुक्ला जी, जरा इनको समझा दीजिए, सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर, बयानों के तौर पर थोड़ा समझा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा इस बीमारी को बोलते हैं याददाश्त। राजनीति में इस बीमारी को बोलते हैं राजनीतिक बीमारी। पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और गृह मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है। तो पी चिदम्बरम ने जब कहा हिंदू आतंकवाद, तो हिंदू आतंकवाद सरकार ने कहा ये मानना होगा। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद। आपकी पार्टी में महासचिव थे श्री दिग्विजय सिंह, 26/11 की घटना हुई 2008, 26/11/2008 की घटना में पूरे देश ने घटना के समय ही लश्कर-ए-तोयबा इस घटना में शामिल है। अजमल कसाब नाम का आतंकवादी शहीद तुकाराम ओमड़े के अत्यंत पराक्रम के कारण पकड़ा गया, वरना डेविड कोलमैन हेडली, इसने बाकायदा शिकागो की अदालत में कन्फेशन किया है कि उसने जो है इस घटना को हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने के लिए उसने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जाकर महेश भट्ट के पुत्र, महेश भट्ट जो कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी के अत्यंत निकट के व्यक्ति हैं और वेटिकन में भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, उनके पुत्र की के साथ जाकर उसने कलेवा खरीदा, हिंदू कलेवा, ताकि इसको साबित किया जा सके कि हिंदू आतंकवाद है। उसके बाद अजीज बर्नी एक पुस्तक लिखते हैं, दिग्विजय सिंह उस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आते हैं और सुनियोजित ढंग से उसमें उस हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की मृत्यु के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार कहकर 26/11 की घटना को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने का दुष्कर्म करते हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। और उनके इस दुष्कर्म को कांग्रेस ने कभी भी आधिकारिक रूप से आज दिन तक खंडन किया हो, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। सुशील कुमार शिंदे का खंडन किसी ने नहीं किया और श्री राहुल गांधी स्वयं अमेरिकी राजनयिक के समक्ष कहते हैं कि भारत को हिंदू आतंकवाद से खतरा है, लश्कर-ए-तोयबा जैसे जो जिहादी संगठन है उनसे कम खतरा है। तो श्री राहुल गांधी के बयान, ये झूठा प्रचार फैलाने का काम छोड़ दीजिए। शुक्ला जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप, राहुल जी के बारे में बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, सुशील कुमार शिंदे ने
मैंने कभी नहीं कहा। हिंदू आतंकवाद, आरएसएस के आतंकवाद का जिक्र जयपुर के उस अधिवेशन में किया था या नहीं किया था, जहां पर राहुल गांधी की ताजपोशी हुई थी? देखिए, उन्होंने एक बात कही थी कि आरएसएस जो है वो कट्टरवादी संगठन है, बस। कटारिया जी आतंकवादी संगठन नहीं कहा था। अगर राजनीति में झूठ बोलना सीखना है तो थोड़ा सफाई से सीखिए। शुक्ला जी से सीखना पड़ेगा। ये बताइए, हमें शुक्ला जी से झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। आतंकवाद जैसा शब्द, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द को सच की तरह रखते हैं। गढ़ा जो देखिए, कांग्रेस में इस तरह के आरोप। कटारिया जी, रोली जी, आप मुझे बताइए, क्या हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है, या हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना, टू बी प्रिसाइज, ये ज्यादा सही है कि क्या हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना किसी एक धर्म विशेष का अपमान नहीं है? देखिए, ये कहना कि क्या हिंदू आतंकवादी हो सकता है, यहाँ पर मैं दीपक जी ये कहना चाहूंगी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर उन्होंने हिंदू आतंकवाद के नाम पे टेररिज्म होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं कल की घटना आपको बता दूं, और पूरी दुनिया उसको इस्लामिक टेररिज्म के नाम से जानती है। ये टर्म पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। दीपक चौरसिया जी, कल छत्तीसगढ़ के कांकेर में 4 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए। जिन शहीद होने वालों में से एक भाई मुस्लिम था और जिन नक्सलवादियों ने मारा था वो हिंदू थे। तो यहाँ पर ये चर्चा तो बड़ी बेमानी हो जाएगी कि आतंकवाद हिंदू होता है कि मुस्लिम होता है। आतंकवाद होता है। जी, आतंकवाद। आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता है। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या छत्तीसगढ़ डिफरेंशिएट? नहीं, मैं डिफरेंशिएट करके पूछ रही हूँ, क्या छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में अंतर क्या है? नहीं, आप नक्सलवाद के अंतर को बता दीजिए, लेकिन क्या मुझे बताइए कि जो नक्सलवादी है वो आतंकवाद नहीं फैला रहे। मैं यहाँ पर हिंदू आतंकवाद की तो बात ही नहीं कर रही। अगर ऐसे शब्द कांग्रेस बोलती तो आपको बात करना चाहिए। हिंदू होने के नाते मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हमको एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, हमारा गाइए। रोली जी ने मान लिया कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है। आप नक्सलवाद को प्रेम शुक्ला जी, इसमें प्रेम शुक्ला जी बधाई गाइए। रोली मिश्रा जी ने मान लिया कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान नाम बहुत साल पहले दिया गया था, तो हिंदू राष्ट्र है, तभी हिंदुस्तान नाम दिया गया था। यहाँ प्रमुखता से हिंदू है, यहाँ बहुतायत में हिंदू है, यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक कोई और जाति है, तो जो जाति का बहुतायत होता है ट्वीट करूंगा और समाजवादी पार्टी के हैंडल में लगाऊंगा कि रोली मिश्रा ने देश को एक हिंदू राष्ट्र कहा। नहीं, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान है तो वहाँ हिंदुता का बहुतायत है, हिंदू बहुमत में है, इसलिए वो हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र है। लेकिन आप इसके जरिए किसी भी आतंकवाद की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर हिंदू पकड़ा जाएगा और वो आतंकवादी है तो उसके भी सजा का वही प्रावधान होना चाहिए। जहाँ मुस्लिम पकड़ा जाएगा वो आतंकवादी, उसकी सजा का भी वो प्रावधान होना चाहिए। परंतु इस समय जब 2019 के मुहाने पर आज भारत खड़ा है और 11 तारीख से चुनाव शुरू होने वाला है, तो आज जब हम इस ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद कहा, इस मुस्लिम आतंकवाद का, 5 साल तो हम की चर्चा करते रहे। और दीपक जी, आपके शो का नाम है इंडिया का मूड क्या है, मैं इंडिया का मूड बता दूं। इंडिया का मूड बहुत खराब है प्रेम शुक्ला जी। किसानों का मूड बहुत खराब है। आज तक गन्ना किसानों का बकाया नहीं दिया, आज तक किसान कर्जा माफी के लिए रो रहा है। आज रोजगारों का मूड खराब है। 12 लाख रोजगार की बात कहने वाले आप लोगों ने आज बेरोजगारी के नाम पर नवयुवकों का मूड बहुत खराब किया हुआ है। महिलाओं का मूड खराब है प्रेम शुक्ला जी, महिलाओं का मूड खराब है। यहाँ से पास में ही मथुरा में कल एक बच्ची पर तेजाब डाल दिया गया चौधों ने। मूड बहुत खराब है, उन बच्चों का मूड बहुत खराब है जिनको आज तक ड्रेस नहीं मिल पाई, वो स्कूल में रो रहे प्राथमिक विद्यालयों में। उन महिलाओं का मूड बहुत खराब है जिनका सरेआम बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है। पूरे इंडिया का मूड बहुत खराब है। और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ईश्वर के लिए ये वोट मांगना बंद कर दीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा देशभक्ति के सवाल की तरफ चलते हैं और हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस हफ्ते का यह है कि क्या एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का श्रेय मोदी सरकार को मिलना चाहिए? देश क्या कहता है, जान लीजिए। क्या एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का श्रेय मोदी सरकार को मिलना चाहिए? इस सवाल के जवाब में सर्वे में शामिल
67.33% लोगों का मानना है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का क्रेडिट मोदी सरकार को मिलना चाहिए, जबकि 19.67% लोग मानते हैं कि इसका श्रेय मोदी सरकार को नहीं मिलना चाहिए। वहीं सर्वे में शामिल 13% लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, यानी सबसे ज्यादा 67.33% लोगों का मानना है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का क्रेडिट मोदी सरकार को मिलना चाहिए। रोली जी, मोदी सरकार को श्रेय मिलना चाहिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का श्रेय? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या पहला ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट बिल्कुल पहला है, बिल्कुल पहला है। नहीं, और भारत दुनिया के भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में भी युद्ध कर सकते हैं। भारत की पोजीशन दुनिया में 4था नंबर पे है, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। देखिए, इसरो की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी और वैज्ञानिक लगे हुए थे। 2012 में इस मिसाइल की बात हो चुकी थी। जी, मैं फिर वही नहीं दीपक जी, इसरो अब अगर आकर के आचार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट होने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा चलिए, एंटी सैटेलाइट आपने मिसाइल टेस्ट किया, पर क्या अच्छा लगता है कि आचार संहिता वाले समय में, जब आचार संहिता लागू है, आप देश का संबोधन करें, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें? बहुत नहीं, अंतरिक्ष में आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन मालूम पड़ा कि आचार संहिता लागू है। समाजवादी पार्टी वाले कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पर अंतरिक्ष में जाकर। नहीं तो अंतरिक्ष में भी चुनाव हो रहा है क्या? अंतरिक्ष में चुनाव हो रहा है? यही तो जानना चाहता हूँ, चुनाव भारत में हो रहा है तो अंतरिक्ष में मिसाइल टेस्ट करने में क्यों पाबंदी और वैज्ञानिकों के काम पर क्यों पाबंदी? देखिए दीपक चौरसिया जी, मोदी जी की ये मनोवैज्ञानिक समस्या है कि वो हर चीज का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। अगर किसान अच्छे, आपने देखा है हेमा मालिनी जी कटे हुए सुनहरे केक काट रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक की जो सड़क लखनऊ में मोदी जी ने हमसे छीन लिया, एलिवेटेड रोड का भी श्रेय हमसे छीन लिया। मेट्रो बनवाई हमने, तैयार हमने की, उस पर बैठ करके उद्घाटन कर दिया। और तो और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे उद्घाटन पूर्ण हो चुके हैं, उन लोगों का पुनः उद्घाटन कर रही है। उन्होंने मेट्रो बनवाया, ये आपकी जानकारी है? उद्घाटन पुणे कर रही है। ये सब दावा करते समय जरा प्रेम जी, उद्घाटन पुणे कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड हमने बनवाई, मेट्रो हमने बनवाया, सड़क हमने बनवाई, हमने उसमें मिराज और जगुआर जैसे विमान उतारे। और आज आप लोग खुद ही उसी रोड पर जाने के बाद सबसे पहले रिवर फ्रंट पर आकर के आपने कहा कि भैया इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में आपको कुछ नहीं मिला। फिर कुंडाली लेकर के योगी जी गए, वहां भी उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली कहीं न कहीं जो हमारी योजनाएं थी, दीपक चौरसिया की बड़ी दुखद बात है कि 108 हमारी एम्बुलेंस सेवा थी, उसको बंद करने की कोशिश की गई, उसमें आज कोई काम नहीं हो रहा। 100 नंबर पर प्रेम शुक्ला जी प्लीज, रोली जी खत्म करिए, मैं प्रेम शुक्ला जी का जवाब लूंगा, खत्म करिए रोली जी। क्या उसकी भी सूची देनी पड़ेगी? क्या बताइए प्रेम भैया, बताइए क्या कह रहे हैं? अब प्रेम भैया चुप हो गए। प्रेम भैया मैं आपको बता दूं कि हम मुश्किल से चुप हुए हैं जी, जो विनाश किया है गोमती रिवर फ्रंट के, नहीं गोमती रिवर फ्रंट में आपने जिस तरह घोटाला किया कि जितना बड़ा उसका संयंत्र नहीं लगा, उससे अधिक सजावट के काम का ठेका दे दिया। और उसके बगले में जो बंगला बना लंदन में, प्रवर्तन निदेशालय ने बंगला बनाने वालों को भी बुलाकर पूछताछ की। कृपा करके जो सो कॉज नोटिस बंगला बना प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेरी जानकारी में ठीक से पढ़। अरे रोली जी की जानकारी में लंदन का बंगला नहीं है, पता दे दीजिए इनको। प्रेम जी मेरी जानकारी आपके पास पता हो तो पता दे दीजिए लंदन के बंगले का। प्रेम जी के घर के बगल में बना होगा। प्रेम जी लंदन में जो आपका विलास के बगल में कहीं बना होगा, मुझे तो जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय की सो कॉज नोटिस पढ़ लीजिए। अगली बार आप प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस लेकर के आइएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यमुना रिवर फ्रंट पर आप लोगों ने आते ही बहुत सारी जांच बिठाने का काम किया, वहां भी आप कोई जांच नहीं कर पाए। सबसे पहले योगी जी के मंत्री आके कुंडाली से खोलने लगे रोड को, उस रोड को आगरा एक्सप्रेस वे को। और आज आप भी मानते हैं, आपके सारे चैनल जितने भी वहां जा रहे यूपी में चुनाव प्रचार करने या चुनाव की कवरेज करने, आप यकीन मानिए वो लोग मुझे रोज धन्यवाद देते हैं।
रोज ट्वीट करते, रोज कहते हैं कि नोएडा से लखनऊ तक का सफर जो 5 या 4 घंटे में तय हो रहा है उसका श्रेय समाजवादी सरकार को जाता है। थोड़ा और कम समाजवादी सरकार थोड़ा और कम कर नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा। लखनऊ से आगरा 2 घंटे, 3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में आप आ जाएंगे। आपके पास तो बहुत, आपके पास अगला सवाल लेता हूँ प्रेम शुक्ला जी, अगला सवाल लेता हूँ जिसमें आपकी बहुत दिलचस्पी है। अगले सवाल के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यह है कि क्या आडवाणी के चुनाव न लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए देश की जनता क्या कहती है। क्या आडवाणी के चुनाव न लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा? जब हमने लोगों से ये सवाल पूछा तो 43.67% लोगों ने कहा कि आडवाणी के चुनाव नहीं लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा, जबकि 41.62% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा। वहीं सर्वे में शामिल 14.71% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 43.67% लोगों ने कहा कि आडवाणी के चुनाव न लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल, पार्टी ने आखिरकार आडवाणी जी को जबरन रिटायर क्यों करवा दिया? जी जबरन बिल्कुल, हमारे वंदनीय आडवाणी जी, उनको इस समय चुनाव, वंदनी को आपने संगठन के सचिव को उनके घर भेजा और कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, पार्टी आपको टिकट नहीं देना चाहती। वंदनी के साथ इतना वंदनीय काम करेंगे आप? वंदनीय उनके घर पर आपने संगठन के सचिव को उनके घर भेजा और कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, पार्टी आपको टिकट नहीं देना चाहती। वंदनी के साथ इतना वंदनीय काम करेंगे आप? उनके घर पर आपने महासचिव ऑर्गेनाइजेशन को भेजा और उनको मैसेज दिलवाया कि पार्टी आपको टिकट नहीं देना चाहती है। ये सम्मान है? नहीं, देखिए पार्टी की पद्धति अपनी जगह मौजूद, और वंदनीय आडवाणी जी उस पार्टी के समग्र पद्धति के शिल्पकार हैं और आडवाणी जी का वंदन है इस पार्टी में। कोई आडवाणी जी के बारे में जो है अनादर, पर आडवाणी जी ने किसी को रिटायर नहीं करवाया था जबरदस्ती। जैसे आडवाणी जी को रिटायर करवाया गया वैसे आडवाणी जी ने किसी को रिटायर नहीं करवाया था। वो इस तरह की विधायक के कभी पक्षधर नहीं रहे। कोई निर्णय नहीं हो सकता। दीपक जी, मेरा एक सवाल है। रोली जी सवाल पूछिए। प्रेम भैया, मेरा सवाल पूछ रही है आपसे। जी के आशीर्वाद के बिना, उनके श्रेय के बिना कोई फैसला भाजपा में हो सकता है? देखिए ये तो मीठा बोल रहे हैं, ये तो प्रेम, मुझे वैसे ही डायबिटीज है। प्रेम शुक्ला जी इतना मीठा मत बोलिए, देश में जो लोग सुन रहे होंगे उनको तकलीफ होने लगेगी। भैया आपने तो अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का भी आप नाम ले लीजिए, आप भूल गए हैं। दीपक जी, आप मुरली मनोहर जोशी का नाम भूल गए हैं। नहीं, मैं इतने, प्रेम भैया वो इतने वंदनीय है, इतने वंदनीय है, और अटल जी इतने वंदनीय थे कि आपने पूरे देश में माहौल बनाने के लिए उनकी अस्थियों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। ये प्रेम भैया, और मैं सबसे नहीं, आपको प्रेम भैया आपने कहा कि वो वंदनीय है, तो मैं पीछे का हमारे लिए प्रातः स्मरणीय, भाई साहब मैं नीय स्मरणीय और वंदनीय में से नीय प्रत्यय ले लेती हूँ और उसमें दया लगा देती हूँ, तो वो दयनीय स्थिति में है आज की तारीख में। उनका मुझे लगता है कल भी एक ट्वीट आया था और उन्होंने कुछ कहा था, आज की तारीख में बहुत दयनीय स्थिति में। मुलायम सिंह जी दयनीय स्थिति में नहीं है। मुलायम सिंह के साथ कराएं तो आप वही आडवाणी जी के साथ करेंगे? आप वो दयनीय स्थिति में नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आपने मान लिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं गए, आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं मुलायम सिंह यादव जी के नामांकन में एक पुत्र की तरह गए वहां पर, और उन्होंने जनता से कहा कि बहुमत से जीत दर्ज कराएंगे और देश की सबसे बड़ी जीत मुलायम सिंह यादव जी दर्ज कराएंगे। आपने उनको दयनीय बना दिया, आप भी मत बोलिए, आपने दयनीय बना दिया। प्रेम शुक्ला जी, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बात है कि जो अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करता, हमारे तो नेताजी अच्छा उसको हमारे नेताजी तो अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं और देश की सबसे बड़ी कटारिया जी, रोली मिश्रा जी, कटारिया जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं तीनों पार्टियों को कि वो बुजुर्गों का कितना अभिनंदन, वंदन, स्मरण और
ये चरण पूजन करती है। मैं आपको समझाता हूँ कटारिया जी, आपकी पार्टी के बारे में बताता हूँ। वयोवृद्ध सीताराम केसरी की नेम प्लेट से उठाकर सब कपड़े खींच के उनको एआईसीसी से बाहर निकाल दिया गया। रोली मिश्रा जी, आपकी पार्टी में अखिलेश यादव ने अपने पिता को ही जो है बेआबरू करके उनके ही कूचे से निकाल दिया। प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी में आपने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्रा, शांता कुमार, बीएस खंडूरी और साथ ही साथ यशवंत सिन्हा जी पूजन करते हैं। हम बिल्कुल पूजन नहीं करते। भगवान करे इस तरह का पूजन कोई बच्चा अपने पिता का न करे जिस तरह से आपने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का किया है। हमारी इस खास बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।